गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज अनुश्री अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग चैनल यूनिकॉम। आज के अकाउंट्स के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज। देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप ये समझ लीजिए पहली बात तो कि इस क्रैश कोर्स में मैं वही चैप्टर्स ले रही हूँ जो आप लोग को टफ लगते हैं, जिसमें आपको डाउट्स है, कंफ्यूजन है। इसलिए कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि मैम बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज करवाइए, तो मैं बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे करवाने वाली हूँ। आज का वीडियो जितने भी देर का होगा, 45 मिनट्स अराउंड का वीडियो है, इसमें मैं बिल ऑफ एक्सचेंज की आपको सारी एंट्रीज करवाऊंगी, तो बहुत ध्यान से पूरा सुनना। लेकिन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो मुझे कि नेक्स्ट चैप्टर में रेक्टिफिकेशन चाहिए, क्योंकि रेक्टिफिकेशन की भी डिमांड है और कुछ स्टूडेंट्स फाइनल अकाउंट्स की भी डिमांड कर रहे हैं। तो आप मुझे जिस तरीके से डिमांड करेंगे वही वीडियो मैं आपको दूंगी। अगर आप मुझसे एडवांस्ड कोर्स चाहते हैं कि मैम अभी बेसिक्स ना बताइए, इसके एडवांस्ड मुझे क्वेश्चंस करवा दीजिए, तो मैं उसी तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी। इसलिए मेक श्योर दैट यू डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट in the comment section कि which particular chapter you are facing problem with, तो we'll come up with that video। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत पूरी अटेंशन और पूरी फोकस के साथ समझना। मैं एकदम उसके बेसिक्स भी बताऊंगी और उसका एंट्रीज भी आपको यहाँ समझाऊंगी। बिल ऑफ एक्सचेंज आखिर होता क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरह का मीडियम है सेटलमेंट करने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप वो सामान खरीदते हैं और उसके एक्सचेंज में आप करेंसी देते हैं, उसी तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज बिल्स भी उसी के एक्सचेंज में दिया जाता है। देखिए किस तरीके से इनका काम होता है, आप यहाँ पे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक आदमी है जिसका नाम है ए और एक पर्सन है जिसका नाम है बी। जो ए है उसने बी को कोई सामान बेचा। क्या किया है? सामान सेल किया है, बेचा है गुड्स को। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख के गुड्स बेचे हैं। बी रिटर्न में उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ए को। या तो वो दे सकता है यहाँ पे कैश, या वो दे सकता है कोई चेक, है ना। लेकिन यहाँ पे बी उसको ना कैश देता है, ना चेक देता है, ना कोई और गुड्स देता है। वो उसे आश्वासन देता है, वो उसे एक अश्योरेंस देता है कि मैं तुम्हें 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। अभी मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं है, मैं 2 महीने बाद आपको ये पेमेंट कर दूंगा। तो ए क्या बोलता है? ए बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, 2 लाख रुपए आप मुझे बाद में दे देना। ए सिंपली एक बिल लेता है, उस पे लिखता है कि बी ए को 2 महीने बाद 2 लाख रुपए देगा। बस इतना से लिखता है और ये बिल वो भेज देता है बी के पास कि तुम तो बोल ही रहे हो कि 2 महीने बाद पैसा दे दोगे, तो इस बिल को साइन भी कर दो, ताकि मेरे पास एक लीगल प्रूफ होगा, एक लीगल टेंडर होगा कि मैं 2 महीने बाद इसको एनफोर्स करवा सकूं और इंश्योर कर सकूं कि मुझे मेरे पैसे मिल जाए। अब यहाँ पे ये जो बी बंदा है वो क्या करेगा? इस बिल को एक्सेप्ट करेगा। ऑब्वियसली उसने बोला है तो उसे इस बिल को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ही विल एक्सेप्ट द बिल। एक्सेप्ट कैसे करेगा? ही विल साइन द बिल। एक तरीके से ही विल गिव हिज एक्सेप्टेंस टू द बिल। तो ये बंदा, इसको क्या कहेंगे? ड्रॉई। और ये बंदा जिसने बिल को ड्रॉ किया, मतलब ए, मिस्टर ए, ये क्या है? ड्रॉर ऑफ द बिल। ड्रॉर ऑफ द बिल कौन होता है? जो बंदा क्रेडिटर है। और ड्रॉई ऑफ द बिल कौन होता है? जो बंदा डेटर है। और यही बंदा आपके बिल का पेयर बनेगा, क्योंकि ही विल मेक द पेमेंट फॉर द बिल। करेक्ट? ये आपको समझ में आ गया। तो ये बिल सिंपली ए ड्रॉ करके बी को भेजता है, बी इसको एक्सेप्ट करके वापस से ए को दे देता है। एक्सेप्ट करके वापस से ये बिल कहाँ चला गया? ए के पास चला गया। अब ध्यान से मेरी एक और बात सुनना। तब अब ये बिल जब ए के पास जाएगा, ध्यान से सुनना, अब ये बिल जब ए के पास जाएगा तो ए के लिए हो गया ये बी आर, और बी इसका पेमेंट करेगा फ्यूचर में, तो बी के लिए हो गया बीपी। तो ए के लिए बिल्स रिसीवेबल और बी के लिए बिल्स पेड। समझ में? बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अब देखो, ये तो हुआ टुडे, आज की डेट को, ठीक है। अब देखिए आफ्टर 2 मंथ्स क्या होता है? ध्यान से सुनो, बहुत प्यार ना सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। आफ्टर 2 मंथ्स कई चीजें की जा सकती है। पहले एकदम सिंपल फंडा समझो। आफ्टर 2 मंथ्स बी इस बिल का पेमेंट कर देगा ए को। मानो खत्म हो गया काम, जो बिल था उसका पेमेंट कर दिया ए को। तो सिंपली क्या हुआ? ए को बी ने 2 लाख रुपए दे दिए और बिल का पेमेंट नक्की हो गया और इनका अकाउंट यहाँ पे खत्म हो गया। समझ में आया? ये हो गया। अब ये एकदम सिंपल स्टोरी है, कोई इसमें ट्विस्ट मैंने कुछ नहीं डाला। इस सिंपल स्टोरी में समझो कि ए की बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी और बी की बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी। ये हमको करना है पूरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, और कुछ भी नहीं करना। अब ध्यान से पूरी अटेंशन के साथ आप लोग मेरे साथ बने रहोगे। मैं ए की बुक्स की बात कर रही हूँ
एकदम बहुत कंसंट्रेशन के साथ समझना। सबसे पहले ए ने गुड्स को सेल किया तो एंट्री करी बी टू सेल्स, ठीक है, शॉर्ट में समझते जाओ, कोई भी डाउट आएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। बी टू सेल्स, और जब बी ने अपना अकाउंट सेटल करते हुए बिल दे दिया तो हमने बी को बाहर निकाल दिया, हमें क्या मिला, बी आर मिला, तो हमने बी आर टू बी। अब मुझे बी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि बी ने क्या कर दिया, मुझे बिल दे दिया। अब मुझे बस इस बिल से मतलब है, इस बी आर से मतलब है जिसका पेमेंट बी करेगा, लेकिन बी मेरे अकाउंट्स में नहीं है, तो मैंने बी को अपनी अकाउंट से निकाल दिया, तो बी आर टू बी। After 2 months, when B will make this payment, then I will do the entry. ध्यान देना बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, B भले ही पेमेंट कर रहा है लेकिन ये पेमेंट हमें इस BR के अगेंस्ट ही मिल रहा है, तो वापस से B को बुक्स में नहीं लेकर आना। हमारे पास क्या आया, कैश आया या फिर बैंक आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू BR, ठीक है। ये बच्चे कई बार वो गलती कर देते हैं कि मैम B पेमेंट कर रहा है तो B को वापस से बुक्स में ले आओ, नहीं, बी किसके अगेंस्ट पेमेंट कर रहा है, बी आर के अगेंस्ट, तो बी आर को हम क्रेडिट करेंगे और बैंक को डेबिट करेंगे। इज दिस क्लियर? दिस इज क्वाइट सिंपल, ठीक है। अब देखो, अब इसी में हम समझते हैं कि बी की बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी। बच्चों छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, ए की बुक्स में एंट्रीज करोगे तो ए का नाम नहीं आएगा, बी की बुक्स में एंट्री करोगे तो बी का नाम नहीं आएगा। जल्दी से समझो, बी ने क्या किया है, परचेज किया, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, परचेजेस टू ए, क्योंकि ए को पेमेंट करना है। जब बिहाना ए को उसने बीपी दिया तो क्या हो गया, हमारे लिए बिल्स पेबल, हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। ए को हम हमारी बुक से निकाल रहे हैं क्योंकि उसकी जगह हमने उसको बिल्स पेबल दे दिया। 2 महीने के बाद जब मैं इस बिल्स पेबल का पेमेंट करूंगी तो बिल्स पेबल टू बैंक, ऐसे करके मेरा इस पूरी स्टोरी में अब कोई अकाउंट मेरा खाली नहीं है, सब अकाउंट को मैंने सेट ऑफ कर दिया। सेल्स चला जाएगा P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में, बी का अकाउंट सेट ऑफ हो चुका है, BR का अकाउंट खत्म हो चुका है और बैंक अपने आप बैंक कैश बुक में चला जाएगा। समझ गए? सो दिस इज अ वेरी सिंपल स्टोरी कि जब नॉर्मली ए बी को कोई बिल देता है और साइन का ड्रॉ करके बी उसको एक्सेप्ट करके ए को देता है और फिर किस तरीके से पेमेंट होता है, किसका बीपी होगा, किसका बीआर होगा, कौन डेटर होगा, कौन क्रेडिटर होगा, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब समझते हैं दूसरी कहानी। अब कहानी में थोड़ा सा चेंज आया है, बहुत ध्यान से कहानी को समझेंगे, मजा आएगा। बात वही थी, ए था हमारे पास, एक हमारे पास बी है, ठीक है। स्टोरी वही हुई कि ए ने बी को कोई सामान बेचा, बी ने, ठीक है, सेल किया, बी ने रिटर्न में ए को एक बिल को एक्सेप्ट करके दिया। बी हैज गिवन हिज एक्सेप्टेंस टू ए, इसका मतलब ए को क्या मिला, बी आर मिला, इसका मतलब बी ने क्या दिया, बीपी दिया। ध्यान से समझना, बी हैज गिवन हिज एक्सेप्टेंस टू ए, इसका मतलब बी डेटर है, ए क्रेडिटर है, इसका मतलब बी ने एक बिल दिया है, इसका मतलब है ना, बी के लिए वो क्या है, बीपी है और ए के लिए क्या है, बीआर है, ठीक है। आप बोलोगे इतनी छोटी छोटी बातों को मैम इतना बार क्यों बता रहे हो, क्योंकि इन्हीं छोटी पॉइंट्स में आप लोग गलती कर देते हो। इन्हीं छोटे पॉइंट्स में नॉर्मली स्टूडेंट्स की मिस्टेक होती है जिसकी वजह से उनके क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, ये एंट्रीज में गड़बड़ हो जाती है। ये समझ आ गया? अब हुआ क्या, ए महाशय ने क्या किया, उसके पास बीआर तो आ गया, ये बीआर कितना है, 2 लाख का है, कितना है महीने का है, 2 महीने का है, ठीक है। अब ए ने क्या किया, इस बिल को बैंक में ले गया, ठीक है, बैंक में जाके इस बिल को क्या करवा लिया, डिस्काउंट करवा लिया। क्यों? क्योंकि ए ने सोचा कि अगर ये पैसा मेरे पास 2 महीने बाद आएगा तो मैं 2 महीने बाद यूज कर पाऊंगा, तो मैं पहले ही बैंक में जाके इसको डिस्काउंट करवा लेता हूँ ताकि मैं पैसा आज यूज कर पाऊं। तो बैंक के पास गया कि बैंक वाले को बोला कि तुम मुझसे ये बिल ले लो 2 लाख का और 2 महीने बाद तुम बी से पेमेंट ले लेना और मुझे तुम आज 2 लाख रुपए दे दो। बैंक बोला क्यों, मैं बेवकूफ दिखता हूँ तुम्हें, मुझे 2 महीने बाद पैसे मिलेंगे और मैं तुम्हें आज पैसे दे दूं 2 लाख के। तो ए बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो आप अपना कमीशन काट लो, जो 2 महीने का इंटरेस्ट काट लो, जो आप मतलब जिस तरीके इंटरेस्ट बोलो उसे कमीशन बोलो चाहे डिस्काउंट बोलो, वो करके काट के मुझे पैसे दे दो। तब बैंक ने सोचा ठीक है कहानी तो इतनी कोई बुरी नहीं है, मैं आज ए को 1,98,000 रुपए दे देता हूँ, मतलब 1,92,000, और 2 महीने बाद ये बी का जब ये बिल मैच्योर हो जाएगा तब बी मुझे 2 लाख रुपए दे देगा।
तो मेरे पास पैसे कितने बच गए, मैंने दिए 198 और मुझे मिले 200, तो मेरे पास 2000 रुपए बच गए। ये 2000 रुपए मेरा क्या हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट बोल दो, कुछ भी बोल दो, मेरा वो मुझे 2 महीने का पैसा मिल गया। ए का क्या फायदा हुआ, ए का बिल 2 लाख का गया, मतलब उसे सामान 2 लाख का बेचा था, बिल 2 लाख का आया था, अब 2 लाख का बिल गया, लेकिन उसे 1,98,000 ही मिला। तो ये 2000 का उसको नुकसान हुआ, लेकिन ये 2000 के देने की वजह से उसे ये पैसे 2 महीने पहले मिल गए। तो ये मान लो कि 2000 2 महीने का इंटरेस्ट था। समझ में आया स्टोरी? तो ये बहुत सिंपल सी स्टोरी है, इसे हम कहते हैं एंडोर्समेंट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ध्यान से समझना, इसको क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। और इसमें भी मैंने कोई बदलाव कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे इसी में मैं साथ में डिसऑनर की कहानी भी आपको बताऊंगी कि बिल अगर डिसऑनर हो जाता है तो क्या करेंगे। दोनों की कहानी समझेंगे, ए की कहानी ए की बुक्स में भी समझेंगे और बी की बुक्स में भी समझेंगे। पहले ए की बुक्स में सबसे पहले हम देखते हैं ए की बुक्स में क्या हुआ। ये बिल सबसे पहले ए ने से है ना बी को सेल किया, एंट्री करेगा बी टू सेल्स। बी ने इसको बी ने इसको बिल दिया तो एंट्री करेगा बी आर टू बी, है ना। अब ये बिल, ये बी आर है, ये हमने दे दिया, हमने हमारी बुक से निकाल दिया। किसको दिया, बैंक को दिया। बैंक ने उसके चेंज में हमें क्या दिया, हमें बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट किया, हमें पैसा दिया। कितना पैसा दिया, 1.98। हमने बिल कितने का दिया, 2 लाख का। तो ये जो बाकी था वो मेरे लिए क्या है, जो डिस्काउंट है, ये मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो ये क्या है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कितना, 0.20 लाख। समझ में आया, ये हो गया क्लियर। अब हम यही साथ में बी की बुक्स की एंट्री समझते हैं। बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बी की बुक्स में वही होगी, परचेज टू ए, फिर हमें इसने बीपी दिया तो ए टू बीपी, फिर लास्ट में जब अगर ये ए इस बिल को चाहे किसी को भी दे, चाहे कुछ भी डिस्काउंट कराए, बी को कोई मतलब नहीं है, बी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करेगा। अब समझो आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद जब बिल मैच्योर होगा तब क्या किया जाएगा, आफ्टर 2 मंथ्स ए को इस बिल का से कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि ये बिल को बी बैंक को पेमेंट कर देगा, ए को कोई मतलब नहीं है। ए की बुक में ना तो बी है ना ए की बुक में बी आर है, पैसा जो मिलना था ए को मिल गया। तो अगर ये बिल ऑनर होता है, बी पेमेंट कर देता है 2 महीने बाद, तो ए की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। और बी जब इसका पेमेंट करेगा तो एंट्री क्या करेगा, उसकी बुक से बैंक चला जाएगा, पैसे चले जाएंगे 2 लाख रुपए, और बीपी को डेबिट कर देगा। बीपी मेरी लाइबिलिटी थी, मैंने पे ऑफ कर दी। क्लियर। अब इसमें कहानी में एक ट्विस्ट समझिएगा, अपने कान खोल के एकदम सुनिएगा। अगर ये बिल डिसऑनर होता है, डिसऑनर होता है भाई मतलब कि बी ने इस बिल का पेमेंट ही नहीं किया, पैसा ही इस बिल का नहीं दिया एट द एंड ऑफ द मंथ, मतलब एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स आफ्टर एट द मैच्योरिटी ऑफ द बिल। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से मेरी बात समझना। अगर ऐसा कुछ होता है तो ए की बुक्स में क्या होगा, क्या बैंक जाने देगा कि बी पैसा नहीं दिया, अब क्या करूं, बी के पास जाऊं। बैंक बहुत समझदार है, वो क्या करेगा, उसे कोई मतलब नहीं है बी से। ये बिल किसने दिया, उसको ए ने दिया, बी ने पेमेंट नहीं किया तो डायरेक्ट ए के अकाउंट को डेबिट कर देगा। ए, ध्यान से सुनो सब लोग, बीआरएस वाले बच्चे हो, है ना, बैंक रिकंसिलिएशन समझा इसलिए ध्यान से। तो बैंक मेरे अकाउंट को डेबिट करेगा, मतलब मेरे अकाउंट को कम कर देगा, मतलब इसका मेरी बुक्स में मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक। 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट से काट लेगा झट से बैंक, कि मुझे बी ने नहीं दिया तो मैं ए के पैसे काटूंगा, तो टू बैंक हो गया। और अब हम ये पैसा किससे लेंगे, हम तो बी से ही लेंगे। भाई बी तुमने पैसा पहले नहीं दिया तो अब पैसा दो मेरे को 2 लाख रुपए, तो हम वापिस से बी को अपनी बुक्स में लेकर आएंगे। अगर बी डिसऑनर करता है, इस बीपी का पेमेंट नहीं करता, तो एज सच बी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती। बी की बुक्स में यही बिल्स पेबल एज ए लाइबिलिटी रहेगा। और इस अगर बीपी एक्सपायर हो जाएगा तो बीपी टू ए हो जाएगा, ए वापस से इसकी बुक्स में आ जाएगा, क्योंकि बीपी तो बिल्स पेबल तो एक्सपायर हो गया और ए वापस से इसका क्रेडिटर हो चुका है। समझ में आया पूरी कहानी। जब ये सिंपली क्या है, जब आप बिल को डिस्काउंट करवाते हो बैंक के साथ तो क्या क्या एंट्रीज हो रही है, बहुत सिंपल। हम स्टोरी के फ्लो के साथ जाएंगे। एक बार इसको हल्का सा देख लीजिए, मैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ूँ। हम जाएंगे थर्ड स्टोरी में। थर्ड स्टोरी में क्या हो रहा है, देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत मजेदार है। एंडोर्समेंट हो रहा है, तीनों की बुक्स में एंट्रीज बताऊंगी। एंडोर्समेंट में 3 पार्टीज होती हैं, ये हमारे ए है, ये हमारा बी है और ये एक तीसरा बंदा है। स्टोरी यही है कि ए ने बी को सामान बेचा, है ना, और बी ने ए को क्या दिया है, बिल दिया है। बिल कौन सा दिया है, यहाँ पे ये बिल इसके लिए बी आर है और ये बिल इसके लिए बीपी है। 2 महीने का बिल है, 2 लाख का बिल है। यहाँ तक क्लियर है।
अब क्या हुआ, ए ने सी से कोई सामान खरीदा था, क्या किया था, परचेज किया था। अब अगर परचेज किया है तो ए को सी को पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए ए ने क्या किया, ये जो बी आर इसके पास था, जो ए के पास बी आर था, इसी बी आर को उसने सी को फॉरवर्ड कर दिया, एंडोर्स कर दिया कि देखो 2 महीने बाद मुझे बी पैसे देगा, तुम ये बिल रख लो, तुम बी से डायरेक्टली 2 महीने बाद पैसे ले लेना। तो सी भी एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, ए नया बिल मुझे बना के देगा 2 महीने का, इससे अच्छा बी का बिल ले लेता हूँ। तो ये बिल इसके पास आ गया। अब ये बी आर यहाँ से चला गया और किसके पास आ गया, सी के पास ये बी आर आ गया। यहाँ तक की कहानी समझ में आई? ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। एंट्री समझो, पहली एंट्री देखो, ए के ये वाली स्टोरी, पहली इस वाली स्टोरी को कवर करेंगे, ये हमारी फर्स्ट स्टोरी है, इसी फर्स्ट पार्ट है स्टोरी का, वो सेकंड पार्ट है। देखो इसमें क्या हुआ, ए ने बी को सेल किया, फर्स्ट एंट्री देख लो, बी टू सेल्स, फिर क्या हो गया, बी आर मिला, तो बी आर टू बी, ठीक है, बी आर हमारी बुक्स में है। अब हमने सेकंड स्टोरी पे आओ, हमने क्या किया, परचेज किया, तो परचेज टू सी, सी हमारा क्रेडिटर है, और मैंने सी को यही बी आर दे दिया, तो सी को तो डेबिट कर दिया क्योंकि सी का अकाउंट क्लियर हो गया, वो क्रेडिटर है, उसे पेमेंट कर दिया टू बी आर। अब बी आर हमारी बुक से चला गया, इसलिए क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो सी डेबिट टू बी आर। समझ गया, कहानी खत्म। सी का अकाउंट क्लियर, बी का अकाउंट क्लियर, बी आर का अकाउंट क्लियर। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए बी की बुक्स में क्या होगा, पूरी अटेंशन के साथ सुनिए। परचेज टू ए, ठीक है, ए टू बीपी, यहाँ तक क्लियर है आपको, है ना, ये हो गया। अब इस बीपी को, ये बी के लिए तो बीपी है ना, सेम बी आर, इसको ए चाहे सी को दे, चाहे ए इसको डिस्काउंट करवाए, चाहे ए इसका कुछ भी करे, अपने पास रिटेन करे, कुछ भी करे, बी को कोई मतलब नहीं है, बी को बस 2 महीने बाद इसका पेमेंट करना है। क्लियर? ओके। अब सी की एंट्रीज देखो, सी की बुक्स में क्या एंट्री होगी, सी की बुक्स में वही एंट्री होगी, सी ने सेल किया है इसलिए ए टू सेल्स, और इसको क्या मिला है, बी आर मिला है, तो बी आर टू ए। ठीक है, ये एंट्री यहाँ पे हो गई। आपको ये सब समझ आ गया, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हुई है इसकी। अब देखो पेमेंट होता है, अगर 2 महीने बाद इस बिल का पेमेंट होगा तो एंट्री क्या होगी, पेमेंट होगा तो ये बिल किसके पास है, ये बी के पास है एज बिल्स पेबल, और ये सी के पास है एज बिल्स रिसीवेबल। तो सी, बी डायरेक्टली सी को पेमेंट करेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। यहाँ पे ये बी आर अकाउंट क्लियर हो गया, और ये क्या कर देगा, बीपी टू बैंक, यहाँ पे भी ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब देख लो तीनों की बुक्स में ना बी आर है, ना बीपी है, ना एबीसी कहीं पे भी है, सारे अकाउंट्स क्लियर हो चुके हैं। क्लियर? लेकिन अब यहाँ पे पंगा जब हो जाता है, जब बी इसका पेमेंट नहीं करता, इसको डिसऑनर कर देता है, तब क्या एंट्री होगी, ध्यान से देखना मेरी बात, सिंपल सा केस है। क्या एंट्री होगी, यहाँ पे ए है ना, ए को क्या हुआ, उसने दोनों डेटर क्रेडिटर को सेट ऑफ किया था एक बिल की मदद से, लेकिन अब वो बिल रहा नहीं, तब क्या करेगा, डेटर भी इसकी, ध्यान से देखना, डेटर भी इसकी बुक्स में आ जाएगा और क्रेडिटर भी इसकी बुक्स में आ जाएगा। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये है डिसऑनर की एंट्री। अगर बिल डिसऑनर होता है तो ध्यान से मेरी बात सुनो, ये पेमेंट की एंट्री है, अगर बिल का पेमेंट होता है तो ये एंट्री की जाएगी, और ये पेमेंट की एंट्री हमारी ए की बुक्स में कोई एंट्री नहीं हुई, क्योंकि ए को कोई मतलब नहीं है, बी ने सी को पैसा दे दिया। लेकिन अगर बी सी को पैसा नहीं देगा, तब ये सी क्या करेगा, बी से ही, ए से ही पैसा लेगा। तो सी की बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी उस केस में, कि वो अपने ए को वापस से अपनी बुक्स में ले आएगा और इस बी आर को हटा देगा। और बी की बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी, कि ये बीपी उसका खत्म हो जाएगा और ए वापस से बुक्स में आ जाएंगे, ये तो आपने पहले भी देखी थी। और ए की बुक में क्या एंट्री हुई, कि बी डेटर हो गया, सी क्रेडिटर हो गया, वापस से एज इट इज वो फर्स्ट, ये इसी स्टेज पे वापस से सब लोग आ जाएंगे, स्टार्टिंग की स्टेज पे। समझ गए? तो ए है ना, सी के लिए ए है ना डेटर है, और बी के लिए ए क्रेडिटर है। ये वाली एंट्रीज हमने यहाँ की, वापस से ध्यान से सुनना, सिंपली बिल को एंडोर्स कर रहे हैं। ये सेम एंट्रीज आपको क्वेश्चंस में करनी है, अभी थोड़ी आसान लग रही है क्योंकि मैंने उसे आसान तरीके से रिप्रेजेंट किया है, और इसी तरीके से आप अपनी बुक्स में इनकी एंट्रीज करोगे। आगे की स्टोरी में बढ़ते हैं, आगे का भी मैं आपको समझाती हूँ। मैंने अभी तक आपको क्या समझाया, नॉर्मल बिल की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, बिल अगर डिस्काउंट किया गया तो हम क्या एंट्री करेंगे, और बिल अगर एंडोर्स किया गया तो क्या एंट्री करेंगे, ये तो अच्छे से समझ गए। अब आगे समझो, दो कॉन्सेप्ट समझो, रिटायरमेंट ऑफ द बिल और रिन्यूअल ऑफ द बिल।
ध्यान से समझना, फिर मैं नेक्स्ट ड्यू डेट का टॉपिक समझाऊंगी। रिटायरमेंट और रिन्यूअल मतलब देखो सेम स्टोरी है, ए है और बी है। ए ने कोई सामान बेचा बी को, बी ने रिटर्न में उसको बिल एक्सेप्ट करके दिया। अब हुआ ये कि 2 महीने का बिल है, 2 लाख का बिल है। बी के पास पहले पैसा आ गया, 1 महीने के बाद ही उसके पास 2 लाख रुपए आ गए। तो क्या करेगा, बोलेगा कि तुम पहले पैसा ले लो, और कोई मना नहीं करता पहले पैसा लेने को। पैसा अगर पहले आ रहा है तो ए ने बोला ठीक है दे दो। अब इस केस में बी ऐसे ही पैसा नहीं देगा कि 1 लाख रुपए मैं दे दूं तुमको, 2 लाख रुपए मैं तुम्हें 1 महीना पहले दे दूं, ऐसे ही दे दूं। तो बी बोलेगा तुम मुझे कोई डिस्काउंट दो, क्योंकि मैं 1 महीना पहले तुम्हें पेमेंट कर रहा हूं। तो इस वजह से क्या होता है, ध्यान से देखिए। स्टार्टिंग की एंट्रीज आपको पता है, ए की बुक्स की एंट्रीज देखो, बी की बुक्स की एंट्रीज देखो। ए की बुक्स की आपको पता है बी टू सेल्स, बी आर टू बी। अब देखो बी आर टू बी हमारी एंट्री हो रखी है ना। अब इसमें क्या, बिल खत्म हो गया क्योंकि पेमेंट कर चुका है। कितने का बिल है, 2 लाख का। बैंक अकाउंट से हमें पैसे मिले, है ना। लेकिन बी बोलेगा कि अगर मैं 1 महीना पहले पेमेंट कर रहा हूं तो मैं तुम्हें थोड़े पैसे कम दूंगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें इंटरेस्ट, तुम मुझे थोड़ा इंटरेस्ट काट के दो। तो उसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल बोला गया कि ठीक है तुम 1.98 लाख रुपीज ही दे दो क्योंकि तुम पहले दिए। तो ये हमारे लिए क्या है, डिस्काउंट अलाउड या रिबेट, इसे हम रिबेट बोल सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड बोल सकते हैं, 2,000 रुपए। तो ये ए के लिए एक्सपेंस होगा और बी के लिए इनकम होगी। देखो साइमल्टेनियसली सेम एंट्रीज देखो, इसके लिए थी ए टू बी, बीपी एंट्री थी, बीपी खत्म हो गया, बैंक अकाउंट कम हो गया, इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट कितना पैसा गया, 1.98 लाख बैंक से गया, 2 लाख का बीपी खत्म हो गया, और हमें कितनी की रिबेट मिली है, 2,000 की। तो रिबेट हमारे लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट हुई, और ए के लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हुई। ध्यान से देख लो, सिंपल चीज है। रिटायरमेंट मतलब टाइम के पहले बिल को पे ऑफ कर देना, दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट। समझ गए यहाँ तक। ओके, रिन्यूअल का क्या मतलब होता है, सिमिलरली रिन्यूअल मतलब अगर 2 महीने बाद बी के पास पैसा नहीं आया तो बी क्या बोलेगा ए को कि भाई प्लीज बिल को रिन्यू कर दो, ठीक है। तो अब ए क्या बोलेगा, तुम अगर 1 महीना लेट पैसा करोगे, मैं नया बिल तुमको इश्यू करूं 1 महीने का टाइम और दूं, तो तुम मुझे 1 महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दोगे क्योंकि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया हूं। तो ये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दोगे वो ए के लिए क्या है, इनकम, और बी के लिए क्या है, एक्सपेंस। तो सेम एंट्री करेंगे रिन्यूअल के टाइम पे। एक नया बिल देखो, इसमें तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, इसमें हमको नया बिल मिलता है, BR2 मिलता है। और जो भी आपने जैसे BR2 मानो बना है 2.01 लाख के लिए, तो 2BR1 2 लाख के लिए। ए की बुक्स भी बता रही हूँ एंट्रीज, और 2 इंटरेस्ट 1,000। समझ में आया, ये ए की बुक में एंट्री होगी। बी की बुक में देखो क्या एंट्री होगी रिन्यूअल की, BP1 खत्म हो गया, डेबिट, 2BP2 नया BP आ गया, BP2 कितने का है, 2.01 लाख का, BP1 था 2 लाख का। तो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया क्या, इंटरेस्ट का एक्सपेंस हो गया डेबिट, कितना, 1,000 का। समझ में आया, ध्यान से देखो इस पॉइंट को। हमने क्या किया, रिटायरमेंट के केस में हमने 1 महीना पहले पेमेंट कर दिया, तो उस केस में जिसने पेमेंट किया है उसको फायदा हो गया। और रिन्यूअल के केस में हमने 1 महीने का और टाइम लिया, तो जो पेमेंट कर रहा है उसको नुकसान हो गया क्योंकि उसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट थे वो मैंने नॉर्मल एंट्रीज बताई, आपको एंडोर्समेंट बताया, आपको रिटायरमेंट बताया, रिन्यूअल बताया और डिस्काउंटिंग बताया। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे सबसे पहले समझो, जो है ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ड्यू डेट कैसे निकालते हैं बिल्स की, ये भी आपके क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा। सबसे पहले देखिए, जैसे बिल ड्रॉ किया गया, अगर आफ्टर साइट है तो जब एक्सेप्ट किया तब से डेज काउंट करेंगे। आफ्टर डेट है तो मतलब जो डेट है बिल में जो डेट मेंशन है तब से काउंट करेंगे, ठीक है। वो तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए जो आफ्टर साइट या आफ्टर डेट जो भी है, मान लीजिए वो 1 अक्टूबर है, ठीक है, हम 1 अक्टूबर को लेके चलते हैं। मान लीजिए बिल में लिखा है कि 2 मंथ्स आफ्टर डेट, कि इस डेट के 2 महीने बाद आपका बिल है ना ड्यू हो जाएगा। ध्यान देना, ड्यू और मैच्योरिटी आपकी बुक में अलग अलग दिया हुआ है। ड्यू डेट में 3 दिन ग्रेस का ऐड करते हैं तो मैच्योरिटी डेट आती है, लेकिन ऐसा कुछ आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ड्यू डेट क्या होगी, उसमें 3 दिन ऐड करना है बस। जो 2 महीने के बाद जो टाइम आएगा उसमें 3 दिन ऐड करने हैं आपको, बस ये ध्यान रखो।
दो महीना बोला है तो 2 महीने ऐड कर देंगे, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। तो दिसंबर 1 में ऐड कर देंगे 3 दिन, ये हो जाएगा दिसंबर 4 जो हमारी डेट होगी जब ये बिल पेएबल हो जाएगा या फिर रिसीवेबल हो जाएगा। ध्यान देना, अगर मान लीजिए है ना कोई डेट दी गई है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ के अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ 30 जनवरी, और बोला गया आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ के बाद आता है 30 फेब, और 30 फेब अगर हमारे कैलेंडर में होता नहीं है तो लास्ट डे ऑफ द मंथ ले लेंगे, जो 28 या 29 फेब जो भी होगा, प्लस 3 डेज। ठीक है, ये छोटी मोटी चीजें आप ध्यान रखोगे। अगर बोला जाता है जैसे 1 अक्टूबर है, वो बोला 60 डेज, 60 डेज बोला गया तो कैसे काउंट करेंगे? अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं। 1 अक्टूबर को हम काउंट नहीं करेंगे, द डेट ऑफ द बिल इज नॉट काउंटेड। तो 30 दिन यहाँ के हो गए, बचे कौन से? 30 दिन। 30 दिन 60 में 60 दिन है ना टोटल, 60 दिन के बाद देखना है तो बचे 30 दिन, है ना, 60 माइनस 36, 30 दिन और बचे। 30 दिन के बाद क्या आता है? 30 नवंबर। आप यहाँ पे 1 दिसंबर नहीं लोगे, 30 नवंबर लोगे, क्योंकि जो ड्यू डेट है वो वाला दिन काउंट करेंगे, दोनों में से एक काउंट करना होता है। तो मैं डेट ऑफ द बिल काउंट नहीं कर रही, इसलिए -1 कर दिया यहाँ पे। 30 दिन बचे, 30 के बाद जो 30th डे था वो था 30 नवंबर, तो ये मेच्योरिटी डेट हो गई, मतलब ड्यू डेट हो गई। इसमें 3 दिन ऐड करूंगी तो डेट आ जाएगी 30 नवंबर, लास्ट डे होगा मंथ का, तो 1 2 3 3 दिसंबर की डेट आ जाएगी। समझो मेरी बात? ओके। अब ये आपको डेज का भी बता दिया, मंथ का भी बता दिया। ध्यान देना, जिस दिन हमारी ड्यू डेट आ रही है, ये जो डेट आ रही है, ये वाली नहीं, ये वाली जो डेट आ रही है, 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद, उस दिन अगर पब्लिक हॉलीडे है तो हम नेक्स्ट डे ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे, सॉरी पब्लिक हॉलीडे है तो हम प्रीवियस डे लेंगे। ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका पहले का डिसाइडेड डे है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, जिनका आपको पहले से पता है कि पब्लिक हॉलीडे होने वाला है, तो हम पहले का दिन लेंगे। जैसे आपके आईटीआर रिटर्न्स में आपके जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसमें अगर नेक्स्ट कोई भी पब्लिक हॉलीडे आ जाता है तो पहले दिन हमारी लास्ट डेट होती है। और अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी हॉलीडे आ गया, मतलब कोई इमरजेंसी आ गई है जिसकी वजह से, जैसे आपके अभी फॉर एग्जाम्पल आपके अभी कोरोना की वजह से हो गया, कोई प्राइम मिनिस्टर की या किसी प्रेसिडेंट या किसी हाई ऑफिसर की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से एक पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है, वो सिचुएशन हो गई है, तब हम नेक्स्ट डे लेंगे, उसके नेक्स्ट डे हम ये ले लेंगे। ये आप ध्यान रखोगे, नेक्स्ट डे कब लेते हैं और प्रीवियस डे कब लेते हैं। और ये ध्यान रख देना, कई बार आप भूल जाते हो, मेंशन नहीं किया वो क्वेश्चन में, लेकिन डेट है 15 अगस्त, तो आपको पता होना चाहिए 15 अगस्त इज द पब्लिक हॉलीडे, 26 जनवरी इज अ पब्लिक हॉलीडे, तो उस अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करोगे। ये समझ आ गया। इनमें और क्या चीजों का ध्यान देना है? यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते टाइम पे, रिबेट कैलकुलेट करते टाइम पे इन डेट्स को बहुत समझदारी से यूज करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया गया है कि आपका जो आपने 1 महीना पहले रिटायर किया है बिल, ठीक है, आपका 2 लाख का बिल है, 1 महीना पहले आपने रिटायर किया है, 12% की रेट से आपको क्या मिलेगा? रिबेट मिलेगी। तो रिबेट कैसे मिलेगी बताओ? रिबेट का अमाउंट कैसे निकालोगे? 2 लाख का बिल है, ये 12% पर एनम है, तो 12% इंटू पर मंथ का, 1 मंथ का निकालना है, 1 मंथ का निकालना है 1/12। ठीक है, तो ये आपका रिबेट का अमाउंट हो जाएगा। समझ में आपको? ठीक है, इस तरीके से आप रिबेट निकालोगे। आपको अगर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो इंटरेस्ट निकालोगे, बीपी बीआर का इनका ध्यान रखोगे। और एक और छोटा सा टॉपिक मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ, दैट इज अकोमोडेशन ऑफ द बिल। अकोमोडेशन बिल का, अकोमोडेशन ऑफ द बिल का, अकोमोडेशन बिल्स का क्या मतलब होता है? मानो ए है बी, मैं स्टार्टिंग में हमेशा बोलती हूँ कि ए ने बी को सेल किया, लेकिन बाई चांस यहाँ मानो कोई सेल हुई नहीं, ए और बी बहुत पक्के दोस्त हैं, ए को पैसों की जरूरत थी, तो ए ने बी को बोला कि तुम मेरे को एक बिल एक्सेप्ट कर दो, है ना, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? बीआर हो जाएगा, 2 लाख का बीआर मुझे दे दो तुम, और ये तुम्हारे लिए बीपी हो गया। ऑल्दो मैंने तुम्हें कुछ सेल नहीं किया, तुमने मुझसे कुछ परचेज नहीं किया, लेकिन बस मुझे दे दो ये बिल, ताकि मैं ये बिल बैंक में जाके क्या करवाऊंगा? डिस्काउंट करवा लूं। तो मुझे क्या मिल जाएगा? अभी मुझे 1,98,000 अभी मिल जाएंगे, और ये बिल देने से, और 2 महीने बाद मेरे पास भी पैसे आ जाएंगे, तो 2 महीने बाद मैं क्या करूंगा? तुमको 2 लाख रुपए दे दूंगा, और तुम ये 2 लाख रुपए बैंक को लौटा देना आफ्टर 2 मंथ्स।
समझ में आया? आफ्टर 2 मंथ्स जब ये बिल मैच्योर होगा तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा और तुम बैंक को 2 लाख रुपए दे देना। तो इसमें ए को क्या फायदा हुआ? ए को ये फायदा हुआ कि उसे 2 महीने पहले पैसे मिल गए और वो आराम से अपने 1,98,000 को यूज कर पाया। इसे अकोमोडेशन बिल कहते हैं। नॉर्मल एंट्री करनी है, बस इसको थोड़ा सा समझ के भी इसकी एंट्रीज कर लेना। स्टोरी तो समझ में आई गई है। उसी तरीके से व्हाट कम्स इन, व्हाट्स गोज आउट, जर्नल एंट्रीज के अकॉर्डिंग आप इसकी एंट्री करोगे। इसमें बहुत अलग अलग एडजस्टमेंट है। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी बुक में से। इसमें और भी हो सकता है। कई बार ये क्या करते हैं, ए बी सोचते हैं कि आपस में वो लोग शेयर करेंगे। वापिस से देखिएगा क्वेश्चन को, ए और बी है ना, आपस में शेयर करेंगे। मतलब ए को बी ने बिल दे दिया 2 लाख रुपए का, बी ने इस बिल को डिस्काउंट करवा लिया बैंक से कितने में, 1,98,000 में। ठीक है, अब ये डिसाइड हुआ, ए बोलता है कि आधे पैसे मैं रखूंगा, आधे पैसे बी बोलता है मैं रखूंगा। कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। बी बोलेगा मैं 1/3 यूज कर लेता हूँ, तुम 2/3 यूज कर लो, आपस का डिस्कशन है। मानो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि ए इस 1,98,000 में 1 लाख तो ए यूज करेगा और 98,000 बी यूज करेगा। ठीक है, तो ये आपस में यूज कर सकते हैं। अब जब क्या हुआ, अब बैंक को पैसे लौटाने की बारी आएगी 2 महीने के बाद, तब ए अपनी साइड का पैसा बैंक को लौटा, अपनी साइड का पैसा ए को पेमेंट करेगा और बी अपनी साइड का पैसा लेके टोटल पेमेंट बैंक को कर देगा। ठीक है, ये तो आप हो जाएगा। मतलब ए ने 1 लाख रुपए यूज किए, बी ने 198,000 यूज किए, तो ए 1 लाख रुपए बी को लौटा देगा और बी टोटल 2 लाख का अमाउंट बैंक को देगा। अब बस यहाँ पे ये ध्यान देना, 2,000 का जो ये डिस्काउंट है ना, ये 2,000 का डिस्काउंट कौन बेयर करेगा? ये डिस्काउंट दोनों बेयर करेंगे, ए और बी, जिस रेशियो में उन्होंने शेयरिंग की है। अगर ये 50-50 शेयर करते तो 1,000 ए देता, बी 1,000 देता। लेकिन अगर इन्होंने अभी 100:98 का रेशियो है इनका, तो थोड़ा सा अमाउंट ए बियर करेगा, थोड़ा अमाउंट बी बियर करेगा और फिर ये सारा अमाउंट बी को दिया जाएगा ताकि बी पूरा क्यूमुलेटिव पेमेंट बैंक को कर पाए। आपस में कोई भी सेटलमेंट इनका हो सकता है। मैं एक मॉड्यूल का क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाती हूँ। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में 19 का क्वेश्चन मैंने लिया है। अब ध्यान से समझना इसमें क्या है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए, बोला गया है ऑन 1 जनवरी 2018 अक्षय ने ड्रॉ किए 2 बिल 16,000 के और 25,000 के। ठीक है, एक बिल है 16,000 का और एक बिल है 25,000 का। ठीक है, 2 बिल है। अक्षय ने ड्रॉ किए तो इसके लिए क्या है, अक्षय के लिए क्या है, BR है और हमें अक्षय की बुक्स में ही लेना है, तो मैं अक्षय के नाम से लिख रही हूँ BR1 और BR2। बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 16,000, दिस इज फॉर 2 मंथ्स, ये 2 महीने का है और ये बिल है 3 महीने का। ध्यान से सुनो, दीज बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय विशाल। ये किसको दिए गए, दोनों बिल विशाल को दिए गए और विशाल ने इसको एक्सेप्ट कर दिए और हमको वापस से लौटा दिए। 4 मार्च को, देखिए ये सब हुआ 1 को और 4 मार्च को क्या हुआ है, देखो कितने महीने का बिल था, 2 महीने का। 2 महीने के बाद 1 जनवरी का बिल अगर ड्रॉ किया गया, 2 महीने बाद डेट आएगी 1 फेब, फिर 1 मार्च, 1 मार्च प्लस 3 दिन 4 मार्च, तो इसकी मेच्योरिटी डेट क्या है, 4 मार्च। और 4 मार्च को ही कुछ हुआ है, विशाल रिक्वेस्ट अक्षय टू रिन्यू द बिल, तो जो BR1 है इसको रिन्यू किया गया है। कितना, 2 महीने के लिए रिन्यू किया गया, फर्दर 2 मंथ्स 15% पर एनम के इंटरेस्ट के साथ, तो 15% का इंटरेस्ट ऐड कर देंगे बिल में। अक्षय ने अग्री कर दिया और उसने एक और बिल निकाल दिया BR3। ठीक है, ऑन 25 मार्च, अब 25 मार्च को क्या हुआ है, इसकी डेट कौन सी है, BR2 की, 3 महीने बाद है, तो 1 जनवरी को ड्रॉ किया, 2 फरवरी, 3 मार्च और 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल में 3 दिन ऐड कर दो, 4 अप्रैल होता है। लेकिन उसके पहले 4 अप्रैल के पहले क्या हुआ, विशाल रिटायर्स द एक्सेप्टेंस, उसके पास पैसा आ गया, इसलिए BR2 का उसने पेमेंट पे कर दिया, पूरा कंप्लीट पे कर दिया 25,000। तो उसे पहले टाइम के पहले पे करोगे तो क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगी। कितना, टोटल अमाउंट ही बता दिया 250, आपको निकालना ही नहीं है, 250 रुपए की रिबेट दे दी। ओके, अब क्या हुआ, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल कौन सा था, BR3 कब हमने रिन्यू किया था, 4 मार्च को। कितने महीने का, 2 महीने का, 4 मार्च, 4 अप्रैल और 4 मई, 4 मई प्लस 3 दिन, 4 मई प्लस 3 दिन, 7 मई, 7 मई को
क्या हो गया, विशाल इंसॉल्वेंट हो गया, और BR3 के एक्सचेंज में हमें कितना मिला, सिर्फ 50 पैसा ही नहीं रुपये, मतलब 50% हम रिकवर कर पाए, बाकी हम रिकवर नहीं कर पाए। आई होप ये समझ में आया आपको अच्छे से। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चंस में ही दिखा रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं है कि मैं इस पे लिख पाऊंगी, इसलिए देखो सबसे पहले देखो BR1 और BR2 हमने ड्रॉ किया। एंट्री क्या करेंगे, BR1 अकाउंट डेबिट 16,000, BR2 अकाउंट डेबिट 25,000 टू विशाल 41,000। अब 4 मार्च को क्या हुआ है, ये BR हमने रिन्यू करवाया। ठीक है, तो मेरा BR1 खत्म हो गया, तो टू BR1। ठीक है, ये मैं दोनों एंट्री साथ में मिला के भी कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे दोनों एंट्री साथ में मिला के भी कर सकती हूँ। मेरा BR1 खत्म हो गया, तो BR1 को मैंने निकाल दिया, चलो यहाँ पे विशाल को मैंने वापस से ले लिया। फिर मैं BR1 की जगह क्या दे रही हूँ उसे, BR3, तो BR3 मेरे लिए क्या है, एसेट है, तो डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट कितना होगा निकालिए, कितना अमाउंट है, 16,000 रुपए का है। ठीक है, कितने महीने के लिए रिन्यू किया, 2 महीने के लिए रिन्यू किया। कितना इंटरेस्ट लगाना है, 15% लगाना है पर एनम के हिसाब से, तो निकाल लो आपको पर मंथ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, टोटल 400 रुपए। ठीक है, तो BR3 का अमाउंट कितना हो गया, 400 प्लस 16,000 पहले का 16,400। समझ में आई अच्छे से। नेक्स्ट देखो, ये BR का आप पेमेंट करोगे पहले, तो एंट्री क्या करोगे, मैं यहाँ पे आपको कर देती हूँ एंट्री, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए क्या है, कौन है, BR2 चला गया मेरी बुक से, तो 2BR2 है ना, उसकी जगह क्या आया, पैसा आया मेरे पास बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, BR2 कितने का गया, 25,000 का गया। पैसा 25,000 आया, जी नहीं, मैंने उसे रिबेट दिया है, तो पैसा आया 24,750, क्योंकि 250 रुपए का रिबेट दिया। रिबेट मेरे लिए क्या है, रिबेट मेरे लिए एक्सपेंस है, तो रिबेट को मैं डेबिट करूंगी। कितने रुपए, 250 रुपए। समझ में आया अच्छे से ये, ओके वेरी गुड। तीसरा, अब जब ये तीसरा बिल BR3 मेरा के केस में वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो हम सिंपली एंट्री क्या करेंगे, BR3 को मेरी बुक से निकाल दूंगी, टू BR3, क्योंकि अब इससे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। कितने का बिल है, 16,000 का बिल है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से मुझे कितना पैसा, इसमें से कितना पैसा मिलेगा, 50% रिकवर कर पाऊंगी, मतलब 8,000 रुपए। बाकी रुपए मेरे लिए क्या है, बैड डेट है, तो मैं बैड डेट अकाउंट डेबिट कितना, 8,000 रुपए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे आप इजीली बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर पाएंगे। एक क्वेश्चन आप चाहते थे कि मैम आप क्वेश्चन जरूर करवाएं, तो एक क्वेश्चन मैंने करवाया। इफ यू वांट मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ, यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन पेपर का है, December 20 का है, ये भी आराम से समझिए, बहुत सिंपल है, एकदम सिमिलर सा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे सुरेश ने बिल ड्रॉ किया 15,000 का 15 अप्रैल को 3 महीने के लिए, विच इज रिटर्न बाय अनूप टू सुरेश आफ्टर एक्सेप्टिंग। तो एक्सेप्टर कौन है, अनूप है, सुरेश जौहर है। तो एक तरीके से किसकी बुक्स में कर रहे हैं, सुरेश की बुक्स में कर रहे हैं, तो सुरेश के लिए BR है। कितने रुपए का बिल मिला है, 15,000 का बिल मिला है। कितने महीने का, 3 महीने का। आज की डेट क्या है, 15 अप्रैल। उसे डिस्काउंट करवा लिया, बैंक के पास इस बिल को लेके गया, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। बैंक ने बिल लिया है उससे 15,000 का, लेकिन पैसे दिए हैं उसे 14,700 रुपए। और ऑन 18 अप्रैल ये काम हुआ, उसने 18 अप्रैल को ये काम कर दिया। एंड रिमिट्स 1/3 अमाउंट टू अनूप। ये क्या है, अकोमोडेशन बिल है। अब देखो 14,700 का 1/3 उसने अनूप को वापस से लौटा दिया। तो अनूप 1/3 यूज कर रहा है और सुरेश 2/3 यूज कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बुक्स में एंट्रीज करते जाएंगे। सबसे पहले हमको बिल मिला, तो BR अकाउंट डेबिट टू अनूप अकाउंट कर दिया 15,000 रुपए से। जब डिस्काउंट किया तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 14,700, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 300 टू BR अकाउंट 15,000, ये भी हो गया। अब अनूप को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हम देखो अनूप को कैसे पेमेंट करेंगे, टू बैंक। कितना किया है, जो ये टोटल बिल है उसका 14,700 का कितना देंगे हम उसे, 1/3 देंगे। तो 1/3 कितना होता है, 14,700 का 4,900 डिवाइड बाई 3 करेंगे, 4×3=12, 27, 9, 4,900। अनूप को कितना पैसा दिया अपन ने, टोटल बिल का 15,000 का 1/3 दिया ना एक तरीके से, तो 15,000 का 1/3 कितना होता है, 5,000। और बाकी टू डिस्काउंट, क्योंकि मैंने मेरी बुक्स में डिस्काउंट अकाउंट को 300 से डाला, लेकिन मैं तो सिर्फ 2/3 यूज कर रही हूँ, 1/3 अनूप यूज करेगा, तो मेरे लिए एक्सपेंसिव 200 है, तो मैं 100 रुपए अनूप के खाते में डाल दूंगी।
ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखो। 1/3 अनूप यूज कर रहा है, तो अनूप को 5,000 से डेबिट किया, क्योंकि अनूप 5,000 अनूप से मैंने क्रेडिट किया हुआ 15,000 रुपए से, लेकिन अनूप को 5,000 लौटा दिए हैं एक तरीके से। अब मैं उसे जब ये बिल मैच्योर होगा तो 10,000 रुपए उसे लौटाऊंगी, ठीक है, और वो टोटल 15,000 का पेमेंट बैंक को करेगा, क्योंकि 5,000 उसने यूज किए हैं, 10,000 मैंने यूज किए। जो डिस्काउंट, जो पैसे मिले वो भी डाल दिए उसके अकाउंट में, और जो डिस्काउंट था वो भी उसके अकाउंट में डाल दिया। अब क्या हुआ, ऑन द ड्यू डेट सुरेश फेल्स टू रिमिट द अमाउंट ड्यू टू अनूप। अनूप को पैसा देना था, तो उसने पैसा नहीं दे पाया। कितना पैसा देना था, 15,000 रुपए, 10,000 रुपए देने थे, बट ही एक्सेप्ट्स बिल ऑफ 17,500 फॉर 3 months which अनूप डिस्काउंट्स फॉर 17,100। देखो इसमें वापिस से एक और बिल आया है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। वो ये वाला बिल अमाउंट रेमिट नहीं कर पाया, तो वो पेमेंट सुरेश ने किया। अब इसकी एंट्री क्यों नहीं की, क्योंकि हमारी बुक्स में ऑलरेडी, ध्यान से सुनना, हमारी बुक्स में ऑलरेडी अनूप 10,000 से क्रेडिट में आ रहा है, ठीक है। हमने वापस से एंट्री नहीं की क्योंकि हमने पैसा नहीं दिया। उसकी बजाय मैंने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो वो मेरे लिए क्या है, बीपी हो गया, और अनूप के अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि अनूप को ये बिल दिया कितने का, 17,500 का, और ये 3 months का है। सेम प्रोसेस वापस से चलेगा। 2825 सुरेश को एंड रेमिट्स 2825 टू सुरेश। बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द रिन्यूड बिल सुरेश बिकम्स इंसॉल्वेंट and only 50% was realized from his estate on 31st October 2020. Pass the necessary journal entries is this, है ना। तो ये अनूप डिस्काउंट करवा लेता है इस बिल को 17,100 रुपए में, और 2,825 रुपए है ना सुरेश को रिमिट करता है। कुछ नहीं है, अनूप ने मुझे पैसा दिया, एंट्री क्या करूंगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 2825 से डेबिट कर देंगे टू अनूप ने दिए हैं 2825, अनूप को क्रेडिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 2825 टू अनूप। इसमें ये देखो 400 रुपए का क्या हुआ है, यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है, तो इसमें ये निकालो कितना परसेंटेज है, 2825 17,100 का कितना परसेंटेज है। उसी परसेंटेज में ये जो 400 रुपए है का जो डिस्काउंट है उसको भी आपस में ये लोग बांट लेंगे। तो ये जो एंट्री यहाँ पे की थी ना, वो सेम एंट्री वापस से होगी, सेम एंट्री होगी यहाँ पे, बस ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अनूप अकाउंट, ये एंट्री यहाँ पे होगी। ये अमाउंट आप निकालिएगा, ये आप निकाल सकते हैं, और फिर बाद में अनूप का अकाउंट बना के देखो कि अनूप का कितना पैसा मिला है। हमको सुरेश की बुक्स में डालना है, तो हम तो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, हमारा तो डेफिशिएंसी अकाउंट में चला जाएगा, और 50% हम उसे पे कर देंगे। बस अनूप का जितना बैलेंस होगा 50% पे कर देंगे, और 50% डेफिशिएंसी अकाउंट में चला जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज मैंने क्वेश्चंस भी लिए हैं आपको, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ पाए इन कॉन्सेप्ट्स में। अगर कोई भी एडवांस्ड क्वेश्चन आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको सॉल्व करवाऊं, या फिर आपको डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको फिर एक नए वीडियो के साथ। आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि आपको किस चैप्टर में क्या कन्फ्यूजन है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, फेथ रखिए, हिम्मत रखिए, मोटिवेटेड रहिए। टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।